नमस्कार। आज 6 दिसंबर है, यानी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। ये दिन सिर्फ एक पुण्यतिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान को याद करने का दिन है जिनकी छाप आज भी भारत के दिल और दिमाग पर है। तो चलिए, आज उनकी इस इनक्रेडिबल जर्नी के कुछ खास पहलुओं को समझते हैं। चलिए, एक बहुत सीधे सवाल से शुरू करते हैं। भारत के संविधान को, उस किताब को जो हमारे देश को चलाती है, आखिर उसे आकार किसने दिया? और जब ये सवाल उठता है तो एक ही नाम सबसे पहले जहन में आता है। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी और पहली पहचान है भारतीय संविधान के जनक के रूप में। उन्हें भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि उन्होंने उस दस्तावेज को बनाने में, उसे लिखने में, उसकी आत्मा को गढ़ने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ये वो बुनियाद है जिस पर आज हम सब खड़े हैं। लेकिन देखिए, संविधान बना देना तो एक तरह से सिर्फ शुरुआत थी। असली काम तो अब शुरू होना था, उस विजन को जमीन पे उतारना। तो देखते हैं कि कैसे उन्होंने न्याय के इस पूरे ढांचे को असलियत में मजबूत किया। वो एक साथ दो बहुत ही पावरफुल रोल्स निभा रहे थे। एक तरफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वो संविधान की एक एक लाइन को तराश रहे थे, और दूसरी तरफ आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्हीं उसूलों को कानून की शक्ल दे रहे थे। मतलब जो सोचा उसे करके भी दिखाया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ संविधान सभा या सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनकी तो पूरी जिंदगी ही सामाजिक नाइंसाफी और जाति के भेदभाव के खिलाफ एक लंबी लड़ाई थी। इस लड़ाई की एक संगठित शुरुआत हुई 1924 में, जब उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अब ये था क्या? ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका एक ही मकसद था, दलित तबके के लोगों की भलाई और उनकी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाना। और उनका संघर्ष सिर्फ बातों का नहीं, एक्शन का था। सोचिए, 1927 का महाड़ सत्याग्रह। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये इंसान के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। फिर 1930 का कालाराम मंदिर आंदोलन। ये इस बात की सीधी चुनौती थी कि भगवान का दरवाज़ा सबके लिए खुला होना चाहिए। और फिर आया 1932 का पूना पैक्ट, एक ऐसा समझौता जिसने राजनीति की दिशा ही बदल दी। तो ये पूना पैक्ट आखिर था क्या? ये डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ एक बहुत ही अहम समझौता था। इसने दलितों के लिए अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म कर दिया, लेकिन उसकी जगह एक जॉइंट इलेक्शन सिस्टम के अंदर ही आरक्षित सीटें पक्की की। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक पूरा फिलॉसफी था। ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मोटो था और डॉक्टर अंबेडकर के पूरे आंदोलन का निचोड़ भी। और इसी नारे का जो पहला शब्द है ना, शिक्षित बनो, वो हमें उनकी शख्सियत के एक और बहुत ही अहम पहलू तक ले जाता है, ज्ञान की शक्ति। उनके लिए एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार था। जरा एक पल के लिए सोचिए, उस जमाने में जब लाखों लोगों के लिए स्कूल का दरवाज़ा देखना भी एक सपना था, डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उनकी 3 डीलिट की डिग्रियां, ये सिर्फ कोई एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, ये उनकी जिद और जुनून का सबूत है। और ये ज्ञान उन्होंने सिर्फ अपने पास नहीं रखा। मूक नायक जैसे अखबार निकालकर उन्होंने उन लोगों को आवाज़ दी जिनकी कोई नहीं सुनता था। और फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताब, जिसने तो जैसे वैचारिक दुनिया में भूचाल ला दिया। उनकी कलम में वाकई बहुत ताकत थी। तो चलिए, अब उनकी जिंदगी के आखिरी और शायद सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। 1956, ये साल उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने अपने लाखों साथियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये उस जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारना था जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और फिर सालों बाद 1990 में देश ने अपने इस महान सपूत को पहचाना और उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये एक तरह से इस बात की आधिकारिक मोहर थी कि उनका योगदान कितना बड़ा और जरूरी था। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज के भारत में डॉक्टर अंबेडकर के विचार कितने जरूरी हैं? समानता और न्याय के लिए उनकी जो लड़ाई थी, वो आज हमें क्या सिखाती है? मुझे लगता है इसी सवाल पर सोचना ही
उन्हें सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी।